तीन क्वेश्चन कल डॉक्टर साहब, तीन चीजें थी जो क्लियर होनी थी। एक तो घर्षण की ऊर्जा के बारे में गुरुदेव ने लिखा है कि सहस्त्रार के चक्र में भी प्राण स्फुल्लिंगा का घर्षण होता है। एक तो चीज ये, अभी उसको एग्जैक्ट शब्द पढ़ लेंगे, इसमें मिलेगा। दूसरा था ऊर्जा से क्वांटा। और तीसरी चीज थी आकाश और ईथर और एस्ट्रल। ठीक है, तो अच्छा, यदि आप स्क्रीन शेयर कर देंगे तो सर को हाँ याद हाँ, रखने इजी बिल्कुल रहेगा। बिल्कुल, वही वही कर रही हूँ। पहले हम लोग, पहली बात तो ये बता दें एक मिनट पहले कि पॉइंट वाइज लिया है तो ज्यादा ठीक रहेगा। हाँ, पहली बात तो ये बता दें कि समस्त लिटरेचर में आकाश तत्व हिंदी में कहते हैं जिसे, हाँ, उसी को इंग्लिश में ईथर कहा गया है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। आप किसी से भी क्लियर कर सकते हैं, कहीं भी पूछ सकते हैं, गूगल पे जाके देख सकते हैं। इसमें कंफ्यूजन मत रखिए। ईथर इंग्लिश में कहते हैं। ट्रांसलेशन ओनली। जी, दिस इज ओनली इंग्लिश ट्रांसलेशन। यस, आकाश तत्व को इंग्लिश में ईथर कहते हैं। और एक बात अच्छे से समझ लीजिए कि इंग्लिश भाषा में हम अपने अध्यात्म को समझने की कोशिश ना करें, क्योंकि हमारे ऋषियों ने जिस भाषा में इसको समझाया है वो बहुत ही आसान है, और हम सब हिंदी भाषा में से अच्छे से परिचित हैं। तो जो पांच तत्व हैं जिनसे ये सृष्टि बनी है, वो पांच तत्व हैं: पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। ठीक है। और आकाश एक, तत्व को इंग्लिश में ईथर कहते हैं। अब रही बात इसमें क्वांटा की बारे में गुरुदेव ने कहा है, तो मैं ये नहीं जानता कि हमारे जितने भाई बहन इसमें जुड़े हैं उन्होंने साइंस कहाँ तक पढ़ी है। कुछ छोटी 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 बातें मैं बताना चाहूंगा जो उनको क्लियर कर सकता हूं मैं। अगर कहीं समझ में नहीं आए तो बीच में ही पूछिए, बीच में टोकिए। पहली बात तो ये कि एक है मैकेनिकल फिजिक्स। मैकेनिकल फिजिक्स है, जैसे एक अलमारी को खिसकाना है। अगर एक व्यक्ति खिसकाएगा तो कुछ ताकत की आवश्यकता लगेगी, दो व्यक्ति खिसकाएंगे तो आधी आधी ताकत लग जाएगी। ये बड़ी चीजों में जो फिजिक्स काम करती है वो मैकेनिकल फिजिक्स कहलाती है। एटॉमिक लेवल तक भी ये काम करती है, लेकिन जब सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बात करते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की बात जब करते हैं, तो यही फिजिक्स हम क्वांटम फिजिक्स कहते हैं। जब सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में बात करते हैं तो हम इसको क्वांटम फिजिक्स कहते हैं। क्वांटम फिजिक्स समझना थोड़ा कठिन है। क्वांटम फिजिक्स को आप ऐसा समझिए कि जो ऑर्डिनरी फिजिक्स है, जिसे न्यूटोनियन फिजिक्स अर्थात न्यूटन साइंटिस्ट के नाम से तमाम प्रिंसिपल्स हैं, जैसे गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत हैं। सेब का फल टूट करके नीचे गिरा तो आदरणीय श्री न्यूटन, आइजैक न्यूटन बैठे हुए थे। उन्होंने विचार किया कि यह फल नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया। इसका मतलब पृथ्वी में आकर्षण शक्ति है, और उन्होंने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दे दिया। तो ये न्यूटोनियन फिजिक्स जो है, ये मैकेनिकल फिजिक्स में अर्थात बड़ी बड़ी चीजों पे अप्लाई होती है। लेकिन क्वांटम फिजिक्स सब एटॉमिक पार्टिकल्स पे लागू होती है। और इसको हम अगर समझना चाहें तो इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे लाइट है, लाइट भी एक एनर्जी है, लेकिन लाइट एनर्जी में हम लाइट को देख तो नहीं सकते। पर फिजिक्स में साइंटिस्ट ने सोचा कि जरूरी नहीं है कि हम लाइट को देख ही पाए। हम लाइट, जैसे हवा को हम देख नहीं सकते, लेकिन हवा चलती है तो पेड़ के पत्ते हिलते हैं, सूख रहे कपड़े हिलते हैं, तो हवा की पहचान हो सकती है कि हवा चल रही है। लेकिन लाइट को हम कैसे देखेंगे? तो लाइट के लिए उन्होंने तमाम एक्सपेरिमेंट्स किए। और आप लोगों ने अगर साइंस पढ़ी होगी तो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट है। मैं इसमें डिटेल में भी आपको बता सकता हूं, लेकिन आई डू नॉट नो कि कितने लोग इसको फॉलो कर पाएंगे। एक दफ्ती में दो पतली पतली लाइनें काट दी गई। एक दफ्ती में दो पतली पतली लाइनें काट दी गई, स्लिट बना दी गई, छेद बना दिया गया। उसके थ्रू होकर के जब इलेक्ट्रॉन को
भेजा गया, तो ये सोचा गया कि इलेक्ट्रॉन अगर पार्टिकल की तरह से हैं, तो या तो वो एक स्लिट से जाएंगे या दूसरे स्लिट से जाएंगे, और वो वहां पे दो स्लिट बना देंगे अगले पर्दे पे जाके जब वो उस स्लिट में से निकलेंगे। एक इलेक्ट्रॉन गन ली गई और डबल स्लिट के सामने उसको एक एक इलेक्ट्रॉन भेजा गया। सोचा ये गया था कि अगर ये इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है, तो ये इलेक्ट्रॉन एक स्लिट में से जाएगा, या तो एक में से जाएगा या दूसरी में से जाएगा, और दोनों स्लिट में से जो जो इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो वो पीछे पर्दे पे उसकी इमेज हमको मिलेगी और दो स्लिट मिल जानी सर चाहिए, यहाँ पे यानी स्लिट से इलेक्ट्रॉन दो भागों तात्पर्य में क्या बट है? जाएंगे। यहाँ पे स्लिट से तात्पर्य क्या है कि यहाँ झिवी झिल्ली? झिवी कट दफ्ती में बीच में एक जैसे 1 मिलीमीटर की या 2 मिलीमीटर की दूरी पे दो लाइनें खींची गई और बीच की दफ्ती निकाल दी गई, तो उसमें एक झिरी मतलब खाली जगह हो गई। तो ऐसी दो स्लिट पास पास बनाई गई। ठीक है, तो मान लीजिए जैसे उसके अंदर से कुछ कीटाणु, कुछ बालू के कण जा रहे हैं, तो बालू का कण या तो दाहिनी झिरी में से जाएगा या बाईं झिरी में से, हम उसे स्लिट कहते हैं इंग्लिश में। तो दाईं या बाईं में से जाएगा, और अगर वो जा करके पीछे पर्दा एक पड़ा हो तो उस पर्दे में दो ग्रुप्स हो जाएंगे बालू के कण के, या तो वो एक स्लिट में से जाएगा या दूसरी में से, और दोनों की झिर्रियों में से जाने पर, दोनों छेदों में से जाने पर पीछे की तरफ दो बालू के ढेर बन जाएंगे। तो ऐसा ही इलेक्ट्रॉन के लिए सोचा गया। एटम से छोटे पार्टिकल हैं इलेक्ट्रॉन, लेकिन देखा यह गया कि इलेक्ट्रॉन वेव की तरह से बिहेव करते थे। इलेक्ट्रॉन वेव की तरह से बिहेव करते थे, और उन्होंने वहां पे जाकर के इंटरफेरेंस वगैरह अनेक पैटर्न बना दिए। मतलब दो झिल्लियों में से होकर के दो जगह इकट्ठा नहीं हुए, उनके तमाम अलग अलग तरह के पैटर्न बने। तो ये मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं, क्वांटम फिजिक्स बहुत कठिन है। और एक साइंटिस्ट ने तो यहां तक कहा कि जितने साइंटिस्ट हैं वो जो ये कह दे कि मुझे क्वांटम फिजिक्स आती है तो इसका मतलब वो झूठ बोल रहा है। ये बहुत बड़े साइंटिस्ट ने कहा कि ये बड़े बड़े वैज्ञानिक अगर ये कह दें कि मुझे क्वांटम फिजिक्स आती है तो वो झूठ बोल रहा है। क्वांटम फिजिक्स में दो मान्यताएं हैं। एक मान्यता है क्वांटम टनलिंग की। टनलिंग की क्या है? मान लीजिए कि एक छोटा बच्चा गेंद लेके दीवार पे मार रहा है, उसने दीवार पे गेंद मारी, गेंद वापस उसके हाथ में आएगी, ठीक है, ऐसे वो मार रहा है। लेकिन अगर उसमें कोई ऐसी टनल हो जो कि है नहीं, कोई एक ऐसा छेद हो दीवार में जो कि है नहीं, जिसके थ्रू होकर के गेंद चली जाए और दीवार के पास चली जाए, ऐसा एक एक्चुअली होता है। ये मैं आपको बता दूं, सूर्य में जो एनर्जी पैदा होती है वो न्यूक्लियर फ्यूजन से होती है। एटम बम से भी ज्यादा एनर्जी निकलती है फ्यूजन बॉम्ब से, हाइड्रोजन बॉम्ब से। हाइड्रोजन के दो एटम आपस में जब संयुक्त हो जाते हैं तो वो दोनों हाइड्रोजन के एटम संयुक्त होकर के हीलियम का एटम बनाते हैं। हाइड्रोजन के एक एटम में एक प्रोटॉन होता है सेंटर में, और एक इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ चक्कर काटता है। जब ये दोनों जुड़ जाते हैं तो बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी निकलती है, और ये हीलियम का एटम बन जाते हैं, उसमें दो प्रोटॉन होते हैं। पर जब ये दोनों प्रोटॉन एक दूसरे के आसपास आते हैं तो बिल्कुल ऐसे एक दूसरे में प्रवेश कर जाते हैं ये दोनों प्रोटॉन, क्योंकि दोनों प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज हैं, और आपको पता है कि सिमिलर चार्ज वाले लोगों में रिपल्शन होता है, विकर्षण। तो जो दो हाइड्रोजन के एटम्स पास पास आएंगे उनमें एक एक प्रोटॉन है, प्रत्येक प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है। दोनों पास आएंगे तो दोनों में रिपल्शन होना चाहिए, दोनों एक दूसरे को दूर भगाने। लेकिन जब बहुत हाई टेम्परेचर पे, सूर्य के अंदर 2 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है उसके सेंटर में, 2 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड पे जब हाइड्रोजन के दो एटम पास पास आते हैं तो दोनों प्रोटॉन एक दूसरे के अंदर से ऐसे प्रवेश कर जाते हैं जैसे कि वहां पे खाली जगह हो, और दोनों एक हो जाते हैं। और इस प्रोसेस में ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है। आपको दूसरा जो इसका एक
प्रिंसिपल है क्वांटम फिजिक्स का, वो है क्वांटम सुपरपोजिशन। जैसे आप यज्ञ करने के बाद आप एक प्रक्रिया होती है कि आप दाहिने घूमिए और एक यज्ञ की चक्कर लगाइए, है ना। जैसे दाहिने घूमते हैं तो वैसे अगर कोई बाएं घूमे, इसको तो आप समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति दाहिने घूम रहा है, एक बाएं घूम रहा है। लेकिन क्वांटम सुपरपोजिशन में यह माना जाएगा कि एक ही इलेक्ट्रॉन दाहिने भी घूम रहा है और बाएं भी घूम रहा है। तो मैं इसके बहुत डिटेल में तो नहीं जाऊंगा, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि हमारा जितना अध्यात्म है वो क्वांटम फिजिक्स से बहुत ज्यादा मिलता है। जैसे ईशावास्योपनिषद है, ये हमारे 108 उपनिषद में सबसे पुराना उपनिषद है, और यजुर्वेद के 40वें अध्याय के पहले 18 मंत्र मिला करके ईशावास्योपनिषद बना। ईशावास्योपनिषद का जो 5वां मंत्र है उसके बारे में आप सुनिए तो आपको ये भी वैसा ही लगेगा जो क्वांटम फिजिक्स में है। तदय जयति तन्नय जति तद्दूरे तद्वंतिके। ईश्वर के बारे में बताया जा रहा है। ये ईश्वर क्या है कि अगर कोई इससे भी तेज चले, ईश्वर से भी तेज चले, तो ईश्वर से तेज चल के वो जहां भी पहुंचेगा, ईश्वर वहां भी पहले उससे पहुंचा हुआ है। ईश्वर उससे पहले वहां भी पहुंचा हुआ है। और तन्नय जति तद्दूरे तद्वंतिके, और ये बहुत दूर भी है और बहुत पास भी है। तदंतरस्य सर्वस्य, और हर एक प्राणी के अंदर भी है और हर एक प्राणी के बाहर भी है। तो यहाँ पे प्राणी शब्द हमने बोल दिया, हर एक चीज के अंदर भी है और एक चीज के बाहर भी है। उसके अंदर भी है, उसके बाहर भी है। यानी ईश्वर के बारे में इन्होंने ऐसी बातें बताई कि ये नजदीक भी है, ये दूर भी है। आप इससे तेज चल के पहुंचे तो आप जहां पहुंचेंगे वहां पर ये पहले से पहुंचा हुआ है। ये आपसे दूर भी है, वो आपके पास भी है। ये आपके अंदर भी है, वो आपके बाहर भी है। ऐसा है ईश्वर। तो क्वांटम फिजिक्स के बारे में जो बातें हैं वो थोड़ी सी कठिन है। बस इतना समझ लें कि जैसे एनर्जी है, इसको हम दो तरह से एक्सप्लेन करते हैं। कुछ साइंटिस्ट कहते हैं एनर्जी कभी कभी बिहेव करती है कि ये वेव फॉर्म में चलती है। वेव फॉर्म में मतलब तरंगों के रूप में चलती है, जैसे तालाब में लहर चलती है। और कुछ साइंटिस्ट कहते हैं नहीं साहब, इसके एनर्जी के फ्लो होने के एक जो तरीका है वो फोटोन के रूप में है, एनर्जी पैकेट्स के रूप में है, अर्थात ये कणों के रूप में चलता है। तो इसके बारे में आप अगर पढ़ना चाहें तो मैं एक दो लिंक आपको दे दूंगा। ये लिंक हैं कि क्वांटम फिजिक्स छोटी कक्षाओं के छात्रों के लिए, क्वांटम फिजिक्स 5-6 साल के बच्चों के लिए कैसे समझाई जाए। तो अनेक वैज्ञानिकों ने समझाने की कोशिश की है। वो लिंक मैं आपको डाल दूंगा, जो लोग सुनना चाहें वो सुन सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों के। गूगल में क्वांटा डालने पे जो वर्ड आ रहा है कि इन फिजिक्स क्वांटा इज द प्लूरल ऑफ क्वांटम, यस, विच इज क्वांटम, द स्मॉलेस्ट पॉसिबल यूनिट ऑफ समथिंग, यूजुअली एनर्जी। तो क्वांटा यस, शब्द यहाँ पे प्लूरल ऑफ प्लूरल ऑफ क्वांटम, क्वांटम, प्लूरल ऑफ क्वांटम है। एनर्जी के लिए यूज हुआ है। जी एंड जी। यहाँ पे जब क्वांटा वर्ड यूज हुआ है तो इट इज इन टर्म्स ऑफ पैकेट। इट इज यस, कंसिडर्ड टू बी अ डिस्क्रीट पैकेट ऑफ एनर्जी stored in it, and it refers to the minimum amount of energy required for a change or minimum value of any physical property. For तो example, a quantum of light is a photon and a quantum of electricity is an electron. यस, तो ये आपको बताने के लिए है कि क्वांटा जो है वो बहुवचन है क्वांटम का। हम्म हाँ, और क्वांटम क्या होता है? क्वांटम जो है सब एटॉमिक पार्टिकल्स के क्षेत्र में इसका प्रयोग किया जाता है। एनर्जी के लिए फोटॉन, एनर्जी पैकेट्स जिसे कह सकते हैं। और जब आप इसको इलेक्ट्रिकल करंट के रूप में समझेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन है। तो जब आप सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में बात करते हैं तो क्वांटम फिजिक्स की आप बात कर रहे हैं। और क्वांटम फिजिक्स थोड़ा कठिन सब्जेक्ट है, और साइंस के भी बड़े बड़े साइंटिस्ट लोगों के लिए भी कहा है कि बड़ी मुश्किल से समझ में आने वाला सब्जेक्ट है। अभी आप बस इतना समझ लें कि जब आप बड़ी चीजों के बारे में फिजिक्स पढ़ते हैं तो उसे मैकेनिकल फिजिक्स कहते हैं। और सब एटॉमिक पार्टिकल्स यानी कि एटम के भी छोटे छोटे जो हिस्से हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, इनके बारे में जो फिजिक्स लागू होती है वो क्वांटम फिजिक्स।
और बहुत ये ही पता अच्छे ही है सब शब्दों लोगों में। को, हम लोगों में से जिन लोगों ने भी प्राण शक्ति को देखा है, वो छोटे छोटे सुई की नोक के बराबर के नन्हे नन्हे कण होते हैं, और वो इतने चमकदार कण होते हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने उनको लिखा है स्वर्ण प्रकाशित, स्वर प्रकाशित, अर्थात उनके अंदर से प्रकाश निकलता है। वो प्रकाश कण के रूप में है, और प्राण कणों के रूप में है। प्राण शक्ति चैतन्य तत्व है। आप उन्हें प्रेम से बुलाएंगे, हे प्राण तत्व आप हमारे अंदर प्रवेश करिए, तो वो प्रेम से आपके पास आएंगे। वो प्रेम की भाषा समझते हैं। और ये प्राण की कमी बीमारी, और प्राण की एब्सेंस मतलब प्राण खत्म हो जाए मतलब मृत्यु। तो आपको केवल इतना करना है, प्राण से प्रेम करना है। आप उनका आवाहन करिए कि मैं संकल्प के साथ आपको अपने अंदर धारण करूंगा, और हे प्राण आप हमारे शरीर में प्रवेश करिए। मैं आपको वचन देता हूं कि अधिक मात्रा में जो प्राण का आह्वान किया जा रहा है, परम पूज्य गुरुदेव के कार्य को करने के लिए किया जा रहा है। स्वयं चल के आपके पास आएंगे प्राण। इसको भी बताइए। चेतना और पदार्थ, ब्रह्म और प्रकृति के उद्गम स्रोत में देखा गया है कि वे परस्पर टकराते घिसते हैं। हाँ, फलतः शब्द ऊर्जा में, शब्द रूप में ऊर्जा उत्पन्न होती है। ये चेतना तो, और पदार्थ, पर हाँ ये, एक्चुअली क्वांटम फिजिक्स तो कहती है कि पदार्थ है ही नहीं। हाँ वो मैटर को कहते हैं, ये तो एनर्जी है। हम्म। तो एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज प्योरली एनर्जी। देखिए, अगर थोड़ी सी समझने की बात है, आइंस्टीन का फॉर्मूला लिखिए, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। थोड़ी समझने की बात है, जो बात डॉक्टर संगीता ने कहा कि पदार्थ तो है ही नहीं, ये वास्तव में आइंस्टीन ने बहुत पहले ही क्लियर कर दिया। E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, यहां पे E का मतलब एनर्जी, इज इक्वल टू का मतलब कितनी एनर्जी उत्पन्न होगी ये बताया जा रहा है। M का मतलब जो पदार्थ है वो कितना पदार्थ एनर्जी में बदलेगा, मल्टीप्लाइड बाई सी स्क्वायर। सी का मतलब है स्पीड ऑफ लाइट, और स्पीड ऑफ लाइट है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। किलोमीटर में बात करें तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड प्रकाश की गति है। तो 3 लाख मल्टीप्लाइड बाई 3 लाख मल्टीप्लाइड बाई अमाउंट ऑफ मैटर विच विल कन्वर्ट इनटू एनर्जी। तो ये एनर्जी और मास का कन्वर्जन का फॉर्मूला हो गया। तो आप इसको ऐसे समझें कि थोड़ा सा पदार्थ जब एनर्जी में बदलेगा, तो उसमें 3 लाख इंटू 3 लाख का गुणा करेंगे तो इतनी एनर्जी बनेगी। यानी कि मैटर जो है वो एनर्जी का कंडेंस्ड फॉर्म है ना। मैटर जो है वो एनर्जी का कंडेंस्ड फॉर्म है। अगर आप एनर्जी से मैटर बनाएंगे तो बहुत सारी एनर्जी जो होगी वो कंडेंस होकर मैटर बना देगी। या मैटर में जब आप सब एटॉमिक पार्टिकल्स, यानी कि जैसे यूरेनियम 238 एटम बम में प्रयोग किया जाता है, जो पदार्थ वो यूरेनियम है, उसका भी वो वाला एटम प्रयोग किया जाता है जो रेडियो एक्टिव मटेरियल होता है, यूरेनियम 238। तो यूरेनियम 238 पे जब बम्बार्डमेंट होगा तो वो थोड़ा सा मैटर एनर्जी में कन्वर्ट होता है। वो कितना ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है, बहुत सारी एनर्जी निकलती है। तो उससे आपको समझना चाहिए कि एनर्जी का कंडेंस फॉर्म मैटर है, और मैटर जब बिखर जाता है एनर्जी के फॉर्म में तो बहुत बड़ी एनर्जी निकलती है। कोई और चीज समझने की हो तो बताएं। डॉक्टर साहब, एक इसका और तात्पर्य अगर वही। समझने के लिए बहुत छोटे में समझे, कि सपोज इस रूम को लेते हैं, इस रूम में जितना भी मैटर है और ये सारा अगर एनर्जी में कन्वर्ट करा जाए तो इससे भी बहुत यूज मतलब अमाउंट की एनर्जी हो गई। ये तो रूम के अंदर जितना मैटर, ये तो बहुत ज्यादा हो गया। एटम बम में मामूली सा यूरेनियम 238, बहुत मामूली सा यूरेनियम 238 जब कन्वर्ट होता है एनर्जी में, तो इतनी एनर्जी निकलती है कि हिरोशिमा और नागासाकी पे जब गिरा था तो लाखों लोग मर गए, और कई कई जनरेशन्स तक बच्चे अंधे लूले लंगड़े पैदा होते रहे, है ना। क्लियर है। ये तो क्लियर हो गया। परमाणु से तरंग, तरंग से ऊर्जा, ऊर्जा से क्वांटा। क्वांटा का मतलब बहुत क्वांटम का छोटे जो प्लूरल। सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं उनके बारे में बात की जा रही है। हम्म। तो अब ये जो बात हो रही थी, आकाश, आकाश हवा में, ईथर, ईथर में एस्ट्रो। जो
आकाश तत्व है उसी को इंग्लिश में ईथर कहते हैं। और आकाश तत्व में हवा है, ये तो सबको ही पता है। आकाश तत्व दिखता नहीं, आकाश तत्व दिखता नहीं। सबसे सघन तत्व जो है, सबसे भारी तत्व जो है वो है पृथ्वी, उसके बाद जल, उसके बाद वायु, फिर अग्नि, फिर उसके बाद आकाश। तो जो तत्व जितना सूक्ष्म होता जाता है वो उतना ही परमात्म तत्व के नजदीक पहुंचता जाता है। और ये सबको पता ही है कि जब सृष्टि बनी तो सबसे पहले शब्द उत्पन्न हुआ, और आकाश तत्व की तन्मात्रा शब्द है। तो यही बात गुरुदेव ने ये लिखी है। थोड़ा सा कंफ्यूजन था कि आकाश, जो कल साउंड की बात हो रही थी कि हाँ ब्रह्मांड में साउंड नहीं सुनाई देता, तो वो साउंड जो कल बात कर रहे थे सारस्वत भैया और एक दीदी बोल रही थी, वो साउंड की बात वो कर रहे थे जो 20 से 20,000 हर्ट्ज तक सुनाई देती है। और यहाँ हाँ। जो शब्द की बात हो रही है वो सूक्ष्म कर्णेंद्रियों वाले जी शब्द की जी बात हो जी रही जी। जब आप सोहम साधना करते हैं तो सोहम साधना में जो साउंड सुनाई पड़ती है वो गुरुदेव ने उसमें क्लियर कर दिया। वो वाली किताब आप पढ़ें तो उसमें लिखा हुआ है। है हाँ, कल मुझे ये। उसका जवाब नहीं आया था, पर आज मैंने पढ़ा तो वो मुझे, मैंने हाँ दिमाग लगाया, पढ़ा तो नहीं, कि जो साउंड की आप बात कर रहे हैं कि साउंड जो है एयर के बिना ट्रैवल नहीं कर सकता, उसके लिए एटमॉस्फेयर चाहिए, वो साउंड वो है जो आपके कान सुन सकते हैं। हाँ। जिस शब्द और की यहाँ ऑडिबल रेंज। बात हो रही है, जो आकाश की तन्मात्रा शब्द है, वो शब्द वो है जो सूक्ष्म कर्णेंद्रियों से सुने जाएंगे। जी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही। चलिए, तो आज तो इसी में क्वेरी होगी, तो 5 मिनट कर ले प्राणायाम फिर, हाँ अ, बिल्कुल बिल्कुल। है ना? ये एक क्लियर एक होगा एक कल एक छोटा सा प्रश्न और है, क्योंकि हाँ डॉक्टर साहब हैं इस वजह से करा जा रहा है। हाँ डॉक्टर साहब आज एक विद्यालय में गए थे, और वो उनके प्रिंसिपल साहब के पास जब हम लोग बैठे, उन्होंने मतलब प्रभावित होकर हम सब लोगों को बुलाया था थोड़ी देर के लिए। तो बातों की चर्चा करते करते उन्होंने मतलब कुछ एक ऐसी चीजें कही थी जिनका जवाब देना दो वजह से उचित नहीं रहा। एक तो ये कि वो ऑर्गेनाइजेशन के हेड हैं, यदि उनके अगेंस्ट में कोई बात होती है तो हमारे आगे से प्रोग्राम पता नहीं मतलब हो सके या नहीं हो सके। दूसरा ये है कि हमारी स्टडी के अकॉर्डिंग हमारे पास उनके प्रॉपरली आंसर नहीं थे। उनका प्रश्न ये था कि भाई, अगर मैं कहूं कि मांसाहार नहीं करना चाहिए तो क्यों नहीं करना चाहिए। और उनके अकॉर्डिंग जो उन्होंने बताया कि जब सृष्टि की रचना हुई तो हमारे ग्रंथ बताते हैं कि ये अलग अलग युग हुए, जैसे त्रेता द्वापर इस प्रकार से। तो उनका कहना है, जो उन्होंने बताया, कि अन्न की उत्पत्ति जो हमारे शास्त्र और हमारे ये धर्म ग्रंथ बताते हैं कि ये हुई महाभारत काल के बाद। तो उससे पहले मतलब जो भी कुछ सृष्टि में था हम लोग थे, मतलब हमारे पास एक्चुअली प्रॉपर आंसर नहीं था ना, तो हम उनसे कोई आर्ग्यू कर नहीं सकते थे उस वक्त। नहीं लेकिन नहीं ये ओम भैया, करा जा रहा है कि मैं डॉक्टर आपको, इस पे रोशनी डालेंगे। ओम भैया, जी। जो उन्होंने जो शायद आपसे कहा, उसका मतलब ये था कि भगवान राम के समय में अन्न नहीं होता था। हाँ मतलब हमें भी नहीं तुरंत नहीं, गलत दिमाग है। में आया था, लेकिन हमने गलत है, कहना गलत बिल्कुल उचित नहीं समझा। भगवान राम जब छोटे थे तो उनके हाथ से रोटी लेकर के काकभूषणी भैया भाग गए थे, जी है ना? जी बिल्कुल और कतराया भगवान है। राम की माँ भी उनको खाना बना के खिलाती थी। तो ये उनका सब तो कहना ये बेकार की था कि बात है। अन्न की उत्पत्ति जो है वो महाभारत काल में हुई, तो उससे पहले नहीं अन्न। नहीं ऐसा नहीं कहाँ, ऐसा कहाँ लिखा है? नहीं नहीं, अब ओम भैया रहने दीजिए, वो आपकी बात सही है। हमें किसी, गुरुदेव, हमारे परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्याम शर्मा आचार्य हमेशा बहस करने से मना करते थे, है ना? अगर वो ये तुमसे कहते कि ओम भैया हमें ये बताओ, तो उसके 25 आंसर हो सकते थे। मांसाहार क्यों ना करें, नंबर एक, हमारे दांत शाकाहार के लिए बने हैं। जो मांसाहारी जीव होते हैं उनके उनके कैनाइन नुकीले, जैसे शेर के दांत होते हैं ना, कुत्ते के दांत होते हैं। सर इसमें उन्होंने एक अपना तर्क दिया था बिना पूछे हुए, कि जो हमारे दांत हैं वो बने हैं दोनों खाने के लिए, कि आगे के दांत मांस के लिए, मांस चबाने के लिए, और पीछे के दांत वो जुगाली करने के लिए। नहीं नहीं, अच्छा ठीक है, आप उनकी सुन लीजिए, कुछ काटिए नहीं नहीं। उनकी कुछ देखिए, भी नहीं कहा सर, कुछ भी नहीं, इसीलिए तो हम लोग पुस्त, यहाँ पे चर्चा कर रहे उनको हैं कि पुस्तक अपनी दे अगर वो सकते नॉलेज हैं, को एनहेंस कर सकें। पर पुस्तक डॉक्टर तो दे संगीता, सकते हैं। कई बातें बता देंगी मतलब आपको। हमारे हम, जहन में एक चीज थी कि आज हम इनसे उजले अगर उलझते हैं किसी भी पॉइंट पे, तो वो कई सौ बच्चे जो हमको सुन के प्रभावित हो रहे हैं, आगे उसका वो रुक सकता है।
इस वजह से वहां हाँ, पे बिल्कुल साइलेंट थे। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल, और उन्होंने आपसे पूछा ही नहीं, वो तो अपने ज्ञान का प्रदर्शन कर रहे थे। जी जी बिल्कुल सर। ठीक है, तो जाने दिए। नंबर एक, हमारे दांत में कैनाइन इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर मांस खाना होता तो शेर की तरह लंबे कैनाइन होते। नंबर एक, हमारे दांतों में जो पीछे के मोलर्स हैं वो ज्यादा हैं, और वो इसलिए बने कि हम चबा चबा करके शाकाहारी करें। नंबर एक। नंबर दो, हमारी जो लार है वो शाकाहारी भोजन के लिए बनी हुई है। नंबर तीन, हमारे उसमें टाइलिन स्टमक उनको में। साइंटिफिकली बता दीजिए ना पूरा। हाँ टाइलिन होता है, टाइलिन हाँ, अल्कलाइन करता है सलाइवा को। और जबकि जो मांसाहारी पशु होते हैं उनका टाइलिन रहित होता है। अच्छा, उनकी उनका होता ही नहीं जो है। लार होती है उसमें टाइलिन नाम का एंजाइम नहीं होता। तो वो और हमारी एसिडिक लार होता में, है। हमारी लार में टाइलिन नाम का एंजाइम होता है, जो मुंह के अंदर ही कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू कर देता है। एक रोटी का टुकड़ा बिना किसी शक्कर के आप खाइए, रोटी को चबाते रहिए, 15-20 बार चबाएंगे तो टाइलिन उसके ऊपर एक्ट करेगा, रोटी मीठी लगने लगेगी, क्योंकि टाइलिन ने अपना काम शुरू कर दिया और कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू हो गया। तो पहली बात तो ये। दूसरी, हमारे स्टमक में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो बहुत हल्का है, बहुत डाइल्यूटेड है। 20 टाइम्स वीक है, 20 टाइम्स। 20, और जो मांसाहारी कंपेयर जीव टू होते द हैं। मीन्स नॉन वेजिटेरियन। हाँ, जो मांसाहारी जीव है नॉन जैसे शेर वेजिटेरियन है। मतलब जो प्रकृति के की तरफ से मांसाहारी पशु बनाए हैं। उनकी अपेक्षा। हम्म। वो जी। अलग बात है कि उनको ये जवाब दिया जा सकता है, प्रकृति ने जिसको जैसा भोजन खाना है वैसे ही उसको बनाया है। अब बल की, जब अगर बल की बात करते हैं तो हाथी से ज्यादा बलशाली तो कोई नहीं है। और वो तो शाकाहारी। हाथी क्या खाता है, घोड़ा गा- क्या खाता है? शाकाहार। दो बातें ये। तीसरी बात, जो दो पॉइंट्स अभी डॉक्टर साहब ने बताए। दूसरी तीसरी चौथी बात, आपकी आंतें जो होती है वो 6 मीटर लंबी होती है। जो मांसाहारी पशु होते हैं उनकी आंतें छोटी होती हैं। मांस जितना पच गया उसके बाद वेस्ट मटेरियल की तरह निकल जाता है। हमारी आंतों में मांस पड़ पड़ के सड़ता रहता है। अब लेकिन यहाँ आती है कि मनुष्य ने अपनी बुद्धि को कैसे दुर्बुद्धि बना लिया, मतलब किसी चालाकी। गुरुदेव इसको भी लिखते हैं कि हम, भाई प्रकृति में जैसा जो सामान होता है, चाहे मांस हो चाहे फल हो, जैसा होता वैसा खाते हैं। लेकिन मनुष्य ने अपनी अकल से, अकल लगा के उसको कुकिंग करना, उबालना, पकाना, मसाले मिलाना, तो उसने मांस को पहले ही पका करके उसको वैसा बना के खाना शुरू कर दिया। तो ये ऐसा होता नहीं है। अब इसमें जो एक बहुत अच्छा उदाहरण कई लोग देते हैं जो मांसाहार के लिए, कि भोजन कैसा होना चाहिए जिस भोजन को हमें देख करके खाने का मन करे, है ना। आप अगर एक सब ग्रुप बैठा है उसमें स्ट्रॉबेरीज लेके जाएंगे, तो स्ट्रॉबेरी का कलर देख करके, उसके बारे में सोच करके आपके मुंह में डाइजेस्टिव जूसेस निकलने लग जाएंगे, है ना। आप अचानक से कोई ग्रुप बैठा हो, आप केले लेके जाओगे तो केले एज सच आप खा सकते हो, स्ट्रॉबेरी जैसे खा सकते हो। अब जो ये पॉडकास्ट मैंने देखा था वो विदेश का था, तो वो लोग वो पोर्क बहुत खाते हैं, है ना, सुअर का मांस। उसे तरह तरह से पैकेजिंग होती है उसकी। तो कहते हैं, क्या एक सुअर को मैं लेकर के आऊं सामने आपके, तो क्या आप उसे खा सकते हैं? या सुअर को काटूं मैं, तो उसके बाद आप क्या उसे खा सकते हैं? इतनी बदबू फैल जाएगी, इतनी गंदगी फैल जाएगी। तो एक तो ये पॉइंट है कि ऐसी चीजों को आपने उसको रिफाइन कर दिया, उसको प्रोसेस कर दिया, सबसे उसके अच्छा। बाद आप उसको खा रहे हैं। अब जो बात आती है और साइंटिफिक एक चीज, आपके हर सेल में इंटेलिजेंस है, ये तो वो प्रिंसिपल जी मानेंगे। आपका बॉडी क्या है? इट इज अ कम्युनिटी ऑफ सेल्स। हर एक सेल में वो सब फंक्शन होते हैं जो बॉडी में होते हैं। आपके सेल में डाइजेशन भी होता है, आपके सेल में रेस्पिरेशन भी होता है, आपके सेल में एक्सक्रीशन भी होता है, आपके सेल में रिप्रोडक्शन भी होता है। यही सारी एक्टिविटी शरीर में भी होती है। तो एवरी सेल इज रिप्रेजेंटिंग a complete body. Body is a community of cells. So every cell has intelligence, every cell has memory. अब
एनिमल्स में एक पर्टिकुलर डिग्री की इंटेलिजेंस तो है, मे बी लेसर देन द ह्यूमन बींग्स, पर इंटेलिजेंस तो है। पर इट इज वेल प्रूव्ड दैट प्लांट्स डू नॉट हैव इंटेलिजेंस। प्लांट्स में लाइफ है पर There is इंटेलिजेंस a नहीं। difference between animal and Yes. vegetable. So when you are consuming an animal, that cell is Emotion comes. incorporated into your body। और एक बात तय है, आप 2 साल का बच्चा 20 साल में कन्वर्ट हुआ तो ही बिकम्स व्हाट ही इज ईटिंग। वो बॉडी का ऐसे ग्रो कर रही है, जो खा रहा है उससे शरीर बन रहा है ना, तो यू बिकम व्हाट यू ईट। तो जो सेल आप बॉडी में, जो फूड आप इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, अगर आपने एनिमल इंटेलिजेंस ली अपनी बॉडी में, तो दैट इंटेलिजेंस एंड योर ह्यूमन इंटेलिजेंस विल इंटरफेयर विद ईच अदर एंड इट विल हैम्पर योर एवोल्यूशन। आपके अंदर एनिमल इंस्टिंक्ट्स बढ़ेंगे। इसके अलावा साइंस की और बहुत सारी बातें बोल सकते हैं हम लोग ओम भैया। नंबर 1, जब जानवर को काटा जाता है तो वो डर जाता है, डर के उसके हार्मोन्स हैं, आप उन हार्मोन्स को भी खा रहे हैं और वो आपके शरीर में डर के भावनाओं को लेके जा रहे हैं। और जब जानवर को काटा जाएगा तो उसके अंदर दुख होगा, दुख के हार्मोन्स भी आपकी बॉडी खाएगी, वो सब भावनाएं भी जा रही हैं। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट साइंटिफिक फैक्ट है वो ये, एक बार यूरोप के एक मेस में बच्चों के बीच में वाद विवाद हो गया। आधे बच्चे बोले वेजिटेरियन खाना खाएंगे, आधे बच्चे बोले नॉन वेजिटेरियन। तो उन्होंने कहा कि ऐसे लिख के लाओ। तो जो वेजिटेरियन बच्चे थे उन्होंने साइंटिफिक फैक्ट लिख करके ये प्रूव कर दिया कि अगर एक सुअर आप खाते हैं, एक सुअर खाते हैं, तो वो सुअर बचपन से लेकर के बड़े होने तक जितना वेजिटेबल खा गया, जितना शाकाहार खा गया, उतने शाकाहार में तो जाने कितने आदमी पल जाते। दूसरी बात, उस सुअर के मांस को सफाई करने में, पकाने में तमाम पानी खर्च हुआ, तमाम, और उस कार्बन फुटप्रिंट निकला। एक आजकल बच्चों को कार्बन फुटप्रिंट की बात बताई जाती है, तो मांसाहार का कार्बन फुटप्रिंट ज्यादा है वेजिटेरियन भोजन के अपेक्षा। और कार्बन फुटप्रिंट क्या होता है ये समझना हो तो अगली बार हम लोग बता देंगे आपको। आज की पर्यावरण को नुकसान नॉन वेजिटेरियंस ज्यादा पहुंचा रहे हैं अपेक्षाकृत वेजिटेरियंस के। तो जो बड़े बड़े ये वेस्टर्न कंट्रीज पर्यावरण की बात करते हैं, पहले उनको अपने नॉन वेजिटेरियन पॉपुलेशन को कंट्रोल करना पड़ेगा, फूड हैबिट्स को कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि पर्यावरण को नुकसान नॉन वेजिटेरियन डाइट से ज्यादा हो रहा है। एंड देयर आर मेनी पॉइंट्स, और इस पे हमारे पीडी सारस्वत भैया बहुत अच्छा लेक्चर लेते हैं। हाँ दीदी, सभी को प्रणाम। प्रणाम दीदी। दीदी एक पॉइंट मुझे भी ध्यान आता है। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है कहीं पे कि मनुष्य एक बहुत सबसे उच्च चेतना वाला प्राणी है, और जब वो निम्न चेतना वाले प्राणी को खाता है तो उसकी चेतना भी नीचे चली जाती है। अभी यही डिस्कस किया दीदी। बिल्कुल, तो यही है, वो ऊपर आना मुश्किल होता है। अभी जो बात करी ना कि सेल में इंटेलिजेंस होती है और आप एनिमल लोगे तो हाउ विल यू एवोल्यूट, आप ऊंचा कैसे उठोगे? एवोल्यूशन की प्रोसेस आपकी हैम्पर हो जाएगी। जी दीदी, ये आसान शब्दों में। जी। एक चीज और है दीदी कि हर हर भोजन के, जैसे हमारी त्रिगुणात्मक प्रकृति है, इसमें सत्व रज तम होता है हर हर भोजन में। तो जो हम अब ये निर्णय हमें करना है कि हमें सात्विक भोजन करना है या राजसी भोजन करना है या तामसी भोजन करना है। भाई अगर हम तामसी भोजन करेंगे तमोगुणी बनेंगे। जैसे जितने हिंसक पशु हैं जो मांसाहार करते हैं वो सब हिंसक होते हैं, अटैकिंग नेचर के होते हैं, उनके अंदर तमोगुण की अधिकता होती है। मेन भोजन में इन गुणों के आधार पर हमें चुनना है। हमें अगर सात्विक बनना है तो सात्विक भोजन करें, अगर राजसी भोजन करेंगे तो राजसी गुण आएंगे हमारे अंदर। ये त्रिगुणात्मक प्रकृति में हर चीज में तीनों गुण होते हैं। तो मांसाहार तमोगुणी होता है, तमोगुणी हमें नहीं बनना है, इसलिए हमें नहीं करना चाहिए। ये हमारा अपना निर्णय है। श्रीमद् भागवत गीता जी में भगवान कृष्ण ने ये बात बहुत पहले ही लिख दी है, सब श्लोक है उसके। आपको हम श्लोक दे देंगे ओम भैया, आप चाहे तो
कभी आराम से वो आराम से बैठे तो गीता जी भी दी जा सकती है उनको, कि जो जिस प्रकृति का होता है वो वैसा ही भोजन करना चाहता है। सतोगुणी व्यक्ति सतोगुणी भोजन करना चाहता अपनी प्रवृत्ति के अनुसार। और उससे क्या क्या गुण होते हैं? सतोगुणी भोजन करेंगे तो मन शांत रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा। रजोगुणी भोजन करेंगे तो विषयों में मन लगेगा। ऐसे लोग महत्वाकांक्षी होते हैं, हर समय कुछ करना चाहते हैं, एक्टिव होते हैं, है ना। तमोगुणी व्यक्ति जो होगा उसमें क्रोध, आवेश, काम वासना ये सब बढ़ेगी। अब गुरुदेव ने एक स्टेप और, उनको तो युग निर्माण करना है, तो गुरुदेव ने इसका और बेटर एक्सप्लेनेशन ये दिया कि अगर आप अपनी प्रवृत्ति बदलना चाहते हैं तो आप अपना भोजन बदल लीजिए। आज आपके अंदर गुस्सा है, आपके अंदर क्रोध है, आपके अंदर आवेश है, आपके अंदर ईर्ष्या है, द्वेष है, तो आप भोजन की प्रवृत्ति अगर सात्विक कर लेंगे तो ये आपके जो दोष हैं वो धीरे धीरे शांत होने लगेंगे। तो वो प्रिंसिपल जी हिंदू थे कि किसी और धर्म संप्रदाय के थे? माता हिंदू हैं, बहुत अच्छी नॉलेज वाले हैं, और बहुत जगह भ्रमण कर चुके हैं, और काफी क्यूरियस थे। लेकिन मतलब उनके सामने उस वक्त आर्ग्यू करना कुछ भी हमें उचित नहीं लगा था। तो इस वजह से जानबूझ के हमने कोई टॉपिक मतलब ऐसा वो करा नहीं अपनी तरफ से। और हम खुद भी अपने आप में पहले स्ट्रांग होना चाहते हैं कि किसी भी विषय पे किसी से जब कुछ बात करें तो हमें उसका, जैसे उनका पहला क्वेश्चन था, हम मतलब जो उन्होंने बताया हमें उसी का सही आंसर नहीं मालूम था। कि उन्होंने, जैसे उन्होंने कहा अन्न की उत्पत्ति इस वक्त हुई थी, तो हमको ये ख्याल तो था कि जब प्रभु राम थे तब भी तो भोजन था। लेकिन हमारे पास उसके प्रॉपर तथ्य ना होने के कारण हमें लगा कि पहले हम इन चीजों को सही से जान लें, तब ऐसे किसी व्यक्तित्व के आगे मतलब अपनी वार्ता करें ना। और वहां पे हमारा कुछ भी बोलना, यानी कि हमें ऐसा आभास हुआ कि वो हमें नुकसान ही देगा हमारे मिशन के लिए, तो इस वजह से हम शांत रहे वहां पे। नहीं, वो शांत रहना ही भैया उचित है, क्योंकि वो उतर्क करना चाह रहे थे, वो जानना नहीं चाह रहे थे। वो मतलब उस पे कि हम अपने को सही सिद्ध कर। आपको एक उदाहरण दे दूं कि जैसे आज को ये बुद्ध के अनुयायी हैं, वो बुद्ध ने जो है मांस खाना मना, उनकी उनके यहाँ भिक्षा में जो मिल जाता था वो खा लेते थे। तो ये तो एक कुतर्क वाली बात हो गई, तो वहां पे हमें बहस नहीं करना है। बस ये है कि अगर जब आदमी समझना चाहे तो हम उसे पूरी बात बता सकते हैं। जी रीता दीदी, बिल्कुल, ये तो ओपन फोरम है, बिल्कुल ऐड करिए, दीदी सबको इसका कंट्रीब्यूट सबसे करना है, सब अच्छा लोग सीख लाभ लें। ही यही है कि हम लोगों के पास सब विचार आएंगे लोगों के, इसीलिए तो हाँ ये रीता दीदी प्लीज। जी। वो आंटी नमस्ते, समर्थ बोल रहा हूँ मैं। आप नमस्ते लोग समर्थ। अब मम्मी के फोन से आज पूरा परिवार बैठा है तो हम लोग सब सुन रहे थे आपकी चर्चा। वो मैं एक पॉइंट ऐड करना चाह रहा था, क्योंकि आपने अभी जैसे बात कर रहे थे कि कार्बन फुटप्रिंट्स नॉन वेजिटेरियंस के ज्यादा होते हैं। हाँ इसी का मैं डेटा सब्सटैंशिएट करना चाह रहा था, क्योंकि अभी रिसेंटली ब्रिजेश भैया ने शांतिकुंज से बहुत सारा डेटा शेयर किया है। मैं ओके, फॉरवर्ड कर दूंगा उसका साइंटिफिक डेटा बिल्कुल अगर चाहिए, बिल्कुल, बट उसमें एक विल एड इट टू अ स्लाइड्स, यस। हाँ, बताओ। उसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था जो मैं शेयर करना चाह रहा हूँ, क्योंकि मेरे लिए भी वो काफी इनलाइटनिंग था। कि जो 70% ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन हो रहा है वो भी नॉन वेजिटेरियंस खा रहे हैं। यस। मतलब वो जानवर तो खा रहे हैं प्लस हमारा खाना भी खा रहे हैं। और हाँ कैसे खा रहे हैं उसका लॉजिक ये दिया था कि आज के इतना ज्यादा नॉनवेज का डिमांड हो गया है कि नेचुरल प्रकृति के प्रोसेस से इतने जानवर पैदा नहीं होते इस धरती पे। उनको पेटा ने भी अपने वीडियोस में दिखाया है कि उनको आर्टिफिशियली इंसेमिनेट करके पैदा किया जा रहा है। उनकी खेती करी जा रही जानवरों की पोल्ट्री फार्म्स में। और वो खेती करने के चक्कर में अब उनको पहले अच्छे सा मोटा तैयार करना है कि उसको काट के खाया जाए। तो उसके लिए जो 70% एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होता है वो जानवर खा के बड़े होते हैं, और फिर उन्हीं को काट के वो नॉन वेजिटेरियंस खा जाते हैं। तो बताओ। वो हमारा वेजिटेरियंस का भी खाना खा रहे हैं, दैट इज वाई उनका जो कार्बन फुटप्रिंट है वो हमसे मल्टीपल 4 टाइम्स आता है। एग्जैक्टली। और इसलिए पानी का जो मैक्सिमम जो पानी के ऊपर प्रेशर है वाटर रिसोर्स के ऊपर भी, वो भी हाँ, इसीलिए नॉन वेजिटेरियंस की वजह से, बिकॉज ऑफ द ग्रोइंग डिमांड ऑफ पोल्ट्री फार्म्स। यस, एग्जैक्टली, वही वही कहना चाह रहे थे, बट यू हैव पुट इट मोर एक्सप्लिसिटली। थैंक यू समर्थ। थैंक यू। इसी संदर्भ में एक बार एक मतलब मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति ने एक बार ये कहा कि यदि हम इनको
मार के खाएंगे नहीं तो इनकी संख्या बहुत बढ़ जाएगी। तो उनसे हमने एक प्रश्न करा कि आप जरा दृष्टि डाल के बताइए कि वास्तविक जानवरों की जो पैदाइश हो रही है, जैसे चिकन खाते हैं तो चिकन सारे के सारे फॉर्म में जबरदस्ती पैदा करे जा रहे हैं, प्रोड्यूस करे जा रहे हैं हमारी जानकारी के अनुसार। और एग जो खाते हैं, एग भी नेचुरल अंडे शायद कुछ परसेंट होंगे, और जबकि जबरदस्ती के पैदा करे हुए बहुत सारे। तो ये मतलब उनके पास उसका कोई उत्तर नहीं था इसके बाद, लेकिन वही है कि बस उन्हें कहना है और करना है। चलिए आज के लिए यहीं पे समाप्त करते हैं। यज्ञ का भी एक पॉइंट है डॉक्टर साहब, हम अपने शरीर के अंदर जो स्टमक में भोजन हाँ पचाने की शक्ति है उसको जठराग्नि कहते हैं। तो इस जठराग्नि में हम जो भोजन की आहुति दें वो शाकाहार होगी तो अच्छा होगा। हम कभी यज्ञ करते समय मांसाहार की आहुति नहीं दे सकते। तो हम जो भी भोजन करते हैं वो एक तरह से भोजन यज्ञ है। जठराग्नि में मांस की आहुति ना दें, शाक सब्जियों की आहुति दें। अगली बार जाना तो उनको पुस्तक दे देना, गुरुदेव की पुस्तक है इसके ऊपर, मांसाहार क्यों नहीं। संभवतः अगली कार्यशाला माता आपकी ही है वहां पे प्लान। अब वो कब की होती है देखते हैं, आप ही की होगी। डेट बता दीजिए। हाँ हाँ, पहले से आपसे लेके तब उनको डेट देंगे। ठीक, चलिए अब यहीं पे समाप्त करते हैं। अच्छा डिस्कशन रहा, काफी सारी चीजें क्लियर भी हो गई। सभी को प्रणाम। प्रणाम।